नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि जंग के माहौल में कच्चे तेल में उबाल देखने को मिल रहा है। कल हमने $116 के लेवल देखे थे, तो आज 106 107 के आसपास कर रहा है ट्रेड। तो एक वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है कच्चे तेल में। इसके अलावा बात करेंगे सोने की भी, क्या यहाँ पर अभी भी गिरावट बाकी है। और इन सब पर बातचीत करने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हमारे साथ हैं। एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। नरेंद्र तनेजा जी, सबसे पहले आपका एक व्यू लेना चाहेंगे। कल हम धुआंधार तेजी देख रहे थे, आज प्राइसेस वापस थोड़ा हल्के हुए हैं। हर रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही है। कभी ईरान का रुख काफी सख्त नजर आता है, और अब यूएस ने जो स्ट्रैंडेड ईरानियन क्रूड ऑयल को फ्री करने की बात कही है, उसके बाद वापस से थोड़ा सा प्रेशर प्राइसेस में आया है। ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो स्टेटमेंट यूएस की तरफ से, इजराइल की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से आ रहे हैं, कैसे एनालाइज आप करते हैं, क्या व्यू है? देखिए, पिछले 24 घंटे में ग्लोबली मार्केट्स ने जो मैसेज कन्वे किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को, खास तौर से बड़ा स्पष्ट मैसेज है कि जो आपका रवैया चल रहा है, और जिस हिसाब से साउथ पार्ट जो ईरान का बड़ा गैस फील्ड है, और साथ में जो कतार की जो गैस फील्ड है, गैस इंफ्रा, उन दोनों पे हमले हुए हैं। तो मार्केट्स ने बिल्कुल कन्वे कर दिया है कि ये दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही गलत है, डिजास्टर है। तो कुल मिलाकर के कल हमने पहली बार, जब से युद्ध शुरू हुआ, पहली बार देखा कि जो मार्केट का व्यू था, मार्केट्स का जो इन्फ्लुएंस था, वो जो युद्ध की जो कॉकपिट है, चाहे वो इजराइल में हो चाहे वो अमेरिका में, उसके ऊपर मार्केट हावी हुआ है। नतीजा यहाँ तक हुआ है कि ट्रंप साहब ने कहा है कि उनका कोई लेना देना नहीं था जो कुछ भी इजराइल ने किया है, और अमेरिका ने दबाव डाल के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को भी से भी कहलवाया अब हमले इस पे नहीं करे जाएंगे। और कहीं ना कहीं इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये संकेत दिया कि युद्ध जो है समाप्ति की तरफ है। ये सारा कल जो मार्केट का प्रेशर था, कुल मिलाकर के, क्योंकि जो हुआ, जाहिर है कि अगर इसके बाद आगे बढ़ता है और ईरान जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करता है, तो फिर तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का क्या होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। तो अभी जो कुछ भी हुआ है, अमेरिका ने ये साथ में ये कहा कि जो ईरान का तेल है, जो हाई सीज में तेल है या समंदर में तेल है, उसको वो जो है अनसैंक्शन कर रहे हैं। तो ये साफ दिखाता है कि जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और उसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, आने वाले समय में इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, और जो चुनाव है उस पे पड़ेगा। उसको लेकर के पहली बार ट्रंप साहब, जिद्दी आदमी है लेकिन पहली बार हिले हैं, उससे उस बाजार में दिख रहा है। बिल्कुल। और इनफैक्ट इन्फ्लेशन बढ़ने की जो चिंता है वो तो अक्रॉस ऑल कमोडिटीज, इक्विटीज, तनेजा जी, हम देख ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, अब जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट की तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि जो सैंक्शन ईरानियन क्रूड ऑयल था, ये वापस जब ग्लोबल मार्केट्स पे आएगा तो जो प्राइसेस हैं वो एटलीस्ट अगले 10 से 14 दिन तक कैप्ड रह सकते हैं। आपका व्यू प्राइसेस को लेकर क्या है? क्या रेंज आप अगले कुछ दिनों में देख रहे हैं? डेफिनेटली, जैसे आपने क्लियरली कहा कि डेवलपमेंट्स क्या होंगी उस पर काफी निर्भर करेगा, बट स्टिल अभी के हालात में कैसा क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी जो है जितने तेल के बड़े खरीदार हैं उनके अंदर अभी पैनिक है। जो वक्त में अमेरिका से आते हैं, खासतौर से ट्रंप सरकार को, उसको बाजार ये मान के चलता है भरोसा करें या ना करें, असमंजस होता है। वो असमंजस बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, क्या वो फिर बदल जाएंगे? लेकिन मार्केट्स में अभी ये हो रहा है कि जो बड़े बड़े खरीदार हैं, जिनकी डिपेंडेंसी या आयात पर निर्भरता बहुत ज्यादा है, वो ताबड़तोड़ तेल खरीद रहे हैं, वो कीमत को नहीं देख रहे। आप भारत को भी देखिए, अगर इंडियन बास्केट की कीमत देखें क्रूड की, जिस दाम पे भारत ने मार्च में तेल लिया है, अनप्रेसिडेंटेड है, 140 से ऊपर है पर बैरल। तो आप अंदाज लगा सकते हैं, चाइना भी यही कर रहा है, जापान भी यही कर रहा है, ताइवान यही कर रहा है, अन्य कई छोटे स्तर पर पाकिस्तान जैसे देश भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनका सामर्थ्य कम है। तो मार्केट के अंदर जो ये है, तो ये दूसरी तरफ अमेरिका की कोशिश कि तेल की कीमत ना बढ़े, तेल के लेके सेंटिमेंट्स को नीचे रखें, क्योंकि बाजार उससे परेशान और अमेरिका उपभोक्ता परेशान। तो ठीक है, उनकी ताकत है, अमेरिका का काफी बाजार में दबदबा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारी मात्रा में तेल खरीदा जाएगा और जिस हिसाब से बड़े खरीदार ले रहे हैं, तो उसका भी प्रेशर रहेगा। तो इसको कैसे मैनेज किया जाता है? मैनेजमेंट का एक ही तरीका है, अमेरिका और इजराइल गंभीरता से ये मैसेज दें कि वो युद्ध को अब खत्म करना चाहते हैं, और ईरान उसको रिस्पॉन्ड करेगा कि वो ईरान को भी वही फेवर होगा। तो अभी जो है कॉकपिट, जो है युद्ध की जो कॉकपिट है, उसमें मार्केट हावी है। ट्रंप साहब पीछे हुए हैं, इजराइल पीछे हुआ है। अगर यही रवैया रहता है तो कीमतें नीचे जाएंगी। लेकिन अगर वापस ट्रंप साहब आ जाते हैं, कहते हैं मार्केट्स कुछ नहीं होता, इजराइल कहता है उन्हें ट्रंप साहब की भी परवाह नहीं है, तो फिर तेल फिर ऊपर जाएगा। जी, शुक्रिया तनेजा जी, इस पूरे मैटर को सिंपल सरल शब्दों में समझाने के लिए और लाइक्लीहुड बताने के लिए थैंक यू। धर्मेश भाटिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेश, नमस्कार, स्वागत है आपका। आपने सुना इनफैक्ट तनेजा जी को भी। डेफिनेटली अब तक ईरान का रवैया काफी सख्त रहा। यूएस अपने
जिद पर अड़ा हुआ था, लेकिन अब थोड़े इंडिकेशन मिले हैं। अब देखना होगा कि वो इंडिकेशन कितने सस्टेनेबल रहते हैं, बट स्टिल मौजूदा हालात में क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को कच्चे तेल पर दे रहे हैं? देखिए, स्पेक्युलेटर्स और जो फंडामेंटल बायर्स है वो तो काफी विपरीत चल रहे हैं। जो बायर्स है वो भी हटे हुए हैं, ना निवेश करना चाहते। अगर आप लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप देखिए 2024-2025 तेल का साल नहीं था, नेगेटिव रिटर्न्स दिया। बट अगर आप 2026 देखें, एक क्वार्टर में 100% की एक वृद्धि देखने मिली है तेल में। नो डाउट वॉर सिनेरियो हुआ, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस हुआ, बट अगर देखिए प्राइस तो काफी डबल हो चुका है। बट ये लेवल पे काफी सारे देश हिले हुए हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रेड डेफिसिट है वो ज्यादा हिट होती है। अगर आप देखिए, जैसा तनेजा ने कहा, मैं रेकमेंड करता हूँ, देखो अगर श्रीलंका देखे तो श्रीलंका ने तो नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है काफी सारे दिनों के लिए, क्योंकि उनके पास तेल आयात करने की कैपेसिटी नहीं है। तो ये अगर सिनेरियो होता है तो इंडिया जैसे कंट्री जो ब्रिक्स है, उन्होंने काफी काफी दिक्कत का सामना कर सकता है और उनकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। और अगर देखिए तो रुपया भी ऑलमोस्ट ₹1 लुढ़क चुका है। तो ये अगर जारी रहा तो रुपया 95 तक के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है, जो कंट्री के लिए फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। तो ये सारे जो देश है ये प्रेशर करेंगे यूएस को भी और ईरान को भी कि आप सुलझाइए और सहमति पे आ जाइए। तो ये सब जगह से हो रहा है प्रेशर। बट कच्चे तेल में देखिए तो कच्चा तेल $120 के ऊपर टिक नहीं रहा है और नीचे फिर से मार्केट $100 के इर्द गिर्द आके सस्टेन कर रहा है। तो वॉलेटिलिटी दोनों साइड देखने मिल सकती है। एज पब्लिक बोलती है कि अनप्रेडिक्टेबल है डोनाल्ड ट्रम्प, कुछ भी कह सकते हैं आके। तो इसकी वजह से मार्केट में एक रिस्क प्रीमियम और एक ट्रम्प प्रीमियम भी इसमें ऐड हो चुका है, जो ऑलमोस्ट $10 का प्रीमियम है। तो प्राइस अगर देखिए तो ऑन एन एवरेज $120 पे घूम रहा है। मेरी सलाह रहेगी, अगर स्पेकुलेटर्स है तो मैं इसमें मंदी करने की सलाह दूंगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ऐसे $5 से $10 की आपको मंदी देखने मिल सकती है, क्योंकि प्राइस काफी ओवर हीट हो चुका है। मैं गल्फ में रह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो है नहीं, और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मन्स खुल जाता है तो यहाँ से एटलीस्ट 10 से 15% की गिरावट आपको शार्प देखने मिल सकती है। तो डाउनसाइड रिस्क कम है, अपसाइड रिस्क ज्यादा है। तो मैं मंदी करने की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब तक प्राइस 10,000 के ऊपर टिकता नहीं है, यहाँ से प्रेशर कंटिन्यू बना रहेगा। स्पेक्युलेटर्स में हावी हो सकते हैं। फिर से आपको 8,500 से 8,000 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि फिर से $85 के लेवल्स, यहाँ पे मार्केट $80-85 एक फेयर लेवल होगा, वहां पे आके मार्केट रुक सकता है। अच्छा, क्विकली धर्मेश, एक कमेंट आपका सोने चांदी पर। कल तो कॉमेक्स पर 4500 के नजदीक तक भाव पहुंच गए थे, आज वापस स्पर्ट देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली वही फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन की चिंता है, डॉलर इंडेक्स मजबूत है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी है। क्या व्यू है इन करंट लेवल से, स्पेशली गोल्ड सिल्वर दोनों पर? इनफैक्ट अगर आप देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर ने काफी अच्छी हेल्दी करेक्शन दी है। ये जो शार्प डिक्लाइन आपने देखी थी, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट की जो काप होने वाली थी वो हुई नहीं, प्लस मार्जिन कॉल, बाकी सब जगह अच्छी खासी मार्जिन कॉल देखने मिली है। और सोना और चांदी ऐसी कमोडिटी है जो लास्ट ईयर काफी हाई परफॉर्मेंस दी थी, 100% की रिटर्न दी थी, तो वहां से मुनाफा वसूली देखने मिली है। बट मेरे हिसाब से 4,500 का स्तर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में काफी स्थिर है। अगर आप सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का भी 65-67 का काफी अच्छा लेवल है, जो मार्केट काफी स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से फिर से मार्केट अच्छी खासी एक रैली दिखा सकता है। नो डाउट डॉलर इंडेक्स में आपको कल एक शाम को डिक्लाइन देखने मिली थी, बट उसमें विपरीत हुई। स्टिल गोल्ड एंड सिल्वर में आपको सेल ऑफ देखने मिला था। बट एक हेल्दी करेक्शन है, यहाँ से बाइंग की सलाह देगी, रिकमेंडेशन रहेगी मेरी। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 5 से 7% अपना पोर्टफोलियो सोने और चांदी में रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा कमोडिटी है जो आपको स्थिरता दिखा सकती है आगे जाके। ओके, वेल, थैंक यू धर्मेश आने के लिए शो में और क्विकली अपने व्यूज देने के लिए कच्चे तेल पर, सोने चांदी पर, और स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए वो धर्मेश ने समझाया। रुकने CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है और हमारे आज के मेहमान हैं सुयश चौधरी, जो कि हेड है फिक्स्ड इनकम बंधन AMC के। सुयश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज बॉन्ड स्ट्रीट में समय निकालने के लिए। सबसे पहले आप क्या कहेंगे, किस तरह की रेट साइकिल में फिलहाल हम हैं और वो डेट फंड इन्वेस्टर्स के लिए उसके क्या मायने हैं? धन्यवाद मनीषा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ ज्वाइन करके आज। तो देखिए, रेट साइकिल, अब रेट कट साइकिल इंडिया में खत्म हो चुकी है और हो सकता है अगले 1 साल में रिजर्व बैंक को थोड़े रेट हाइक्स भी करने पड़े। ये स्पेशली इसलिए लग रहा है क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है उसकी वजह से इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट, ऐसे सब वेरिएबल्स पे अपवर्ड प्रेशर फील हो सकता है। और आरबीआई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग सेंट्रल बैंक है, तो उसकी वजह से हो सकता है 50-75 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक्स आए अगले 1-1.5 साल के अंदर। ट्रेडिशनली लोग कहते हैं कि बॉन्ड फंड इन्वेस्टिंग रेट हाइक साइकिल में बहुत फायदेमंद नहीं होती है, लेकिन हमारा मानना है कि अपॉर्चुनिटीज हैं बॉन्ड मार्केट में और एसेट एलोकेशन स्टैंड पॉइंट से आपको बॉन्ड एलोकेशन करने चाहिए।
तो अगर नियर टर्म वॉलेटिलिटी आप संभाल पाएं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग इनफ रहे, तो कई पार्ट हैं बॉन्ड कर्व के जो काफ़ी एडजस्ट हो चुके हैं ऊपर की तरफ, यील्ड्स काफ़ी ऊपर आ चुकी हैं। जैसे एक साल के कॉर्पोरेट बॉन्ड रेट्स 7% के ऊपर चल रहे हैं आजकल, तो वो सब इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा होना चाहिए। तो यश, साथ ही साथ आप क्या कहेंगे, ये किस तरह का सिनेरियो है जहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, टैरिफ्स हैं, क्या ये समय ड्यूरेशन प्ले करने का है या फिर आपको लगता है थोड़ा सा कॉशियस मूव्स यहाँ पर बनानी चाहिए? थोड़ा कॉशन फायदेमंद रहेगा मनीषा, बिकॉज जैसा आपने कहा दुनिया में बहुत अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, और सिर्फ ऑयल नहीं है, ऑयल के साथ साथ जैसे शिपिंग कॉस्ट वगैरह बढ़ रहे हैं, मेटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फूड प्राइसेस हो सकता है थोड़े बढ़ेंगे, तो थोड़े समय तक थोड़ा अपवर्ड प्रेशर रह सकता है इन्फ्लेशन पे, इंडिया के करंट अकाउंट पे। और ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक इशू नहीं है, कई जगह ये प्रेशर फील होंगे। तो ड्यूरेशन में इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा होता है, तो अगर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाते हैं तो उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें लगता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन, स्पेशली कॉर्पोरेट बॉन्ड जहाँ पे यील्ड्स काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड, AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड, उसमें हमें अभी ज़्यादा सेंस लग रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग इनफ रहे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स यील्ड्स अभी बहुत ऊपर नहीं गए हैं, इनको ऊपर जाना बाकी है, और ड्यूरेशन में और यील्ड एडजस्टमेंट बाकी है, क्योंकि अभी इतनी अनसर्टेनिटी है दुनिया में कि वहाँ पे रिस्क हमें ज़्यादा फील हो रहा है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन अप्रूवल ओरिएंटेड थोड़ा रहना बेटर है, और क्वालिटी बॉन्ड्स की भी यील्ड्स काफ़ी ऊपर चले गए हैं, बैंक CD रेट्स की यील्ड्स भी काफ़ी ऊपर चले गए हैं, तो ये सारे ऑप्शंस हमें अभी अच्छे लग रहे हैं। सो यश, हमने सेलिब्रेट किया है रिसेंटली इंडिया ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स का इंक्लूजन यहाँ पर। क्या इसने डेट मार्केट को जेन्युइनली चेंज किया है या फिर आपको लगता है अभी भी बहुत अवेयरनेस और लिक्विडिटी बिल्ट यहाँ पर होना बाकी है? इंडिया डेट मार्केट थोड़ा सा बदला है FPIs के आने के बाद। तो अभी कई सारे FPIs इंडिया को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। मैक्रो टूर्स होते हैं इंडिया में, जहां FPIs हर 6 महीने में आते हैं और इंडियन पॉलिसी मेकर्स वगैरह से मिलते हैं इंडिया के बारे में बेटर पहचानने के लिए। उनका एक्सपोजर अभी इंडिया में फिर भी काफ़ी कम है, स्पेशली जितना उनका इक्विटी में एक्सपोजर है उससे तो बहुत ही कम है। पर हमें लगता है अगले 5-10 साल में जो इंडिया के मैक्रोज हैं, जो इंडिया का साइज है, जो इंडिया की रेलेवेंस है दुनिया में, उसकी वजह से FPI एलोकेशन बढ़ेगा। अभी एक पीरियड ऑफ वॉलेटिलिटी चल रही है जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे हैं, पर हमें लगता है अगले 5-10 साल में वो स्टोरी बदलेगी और FPI इंक्रीमेंटली हमारे लिए और बड़े इन्वेस्टर्स बनेंगे इंडिया बॉन्ड मार्केट के लिए। दूसरे रूप से वो एनीवेज आ रहे हैं अदर एसेट क्लासेस में, पर बॉन्ड में उनका पार्टिसिपेशन अगले 5-10 साल में आज से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सो यश, अगर हम OBPs की बात करें तो ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स ने यहाँ पर एक्सेस तो एक्सपैंड की है इन्वेस्टर्स के लिहाज से। क्या उनकी सोच बदली है, लेकिन इन्वेस्टर्स की, क्या वो ट्रेडिशनल डेट और FDs के बियॉन्ड अब सोचने लगे हैं? थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है, और हमारे ख्याल से जैसे इक्विटी रिटेलाइज हुआ है वैसे बॉन्ड्स को भी रिटेलाइज होना बहुत ज़रूरी है। और ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म, म्यूचुअल फंड्स, ये सब बहुत कन्वीनियंट तरीके हैं जिससे बॉन्ड एक्सपोजर्स डायरेक्टली बढ़ाए जा सकते हैं। आज तक मोस्ट इंडियंस का बॉन्ड एक्सपोजर इनडायरेक्ट होता है, जो वो जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी जाके बॉन्ड्स खरीदती है, वो बैंक डिपॉजिट करते हैं तो बैंक जाके बॉन्ड्स खरीदते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्सपोजर अभी भी कम है। लेकिन जैसे एक्सपोजर बढ़ेगा, वेदर टू म्यूचुअल फंड और बॉन्ड प्लेटफॉर्म से, ये भी कहना ज़रूरी है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है। तो जैसे बॉन्ड्स में क्रेडिट रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, तो फिर हायर यील्ड चेज करना फायदेमंद नहीं होगा। हायर यील्ड के साथ साथ हायर रिस्क भी आता है।
और अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिस्क प्रोफाइल भी जानें, स्पेशली अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, कि क्या-क्या तरीके के रिस्क हो सकते हैं बॉन्ड फंड इन्वेस्टिंग में, बॉन्ड इन्वेस्टिंग में, और उस रिस्क का ध्यान रखें और तब इन्वेस्ट करें। सो जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हैं, इक्विटीज में कुछ गिरावट है, कमोडिटीज में तेजी है, डॉलर इंडेक्स फिर से ऊपर है, सारे एसेट क्लासेस रिएक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल क्यूज को यहाँ पर। कैसे आप देखते हैं नियर टर्म पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ आपको क्या लगता है इंडियन डेट मार्केट को क्या शेप देगा? क्या वो रेट्स होंगे, फ्लोज होंगे, ग्लोबल क्यूज होंगे, रिटेल पार्टिसिपेशन होगा, ओबीपीज होगा? क्या देखते हैं आप? देखिए, नियर टर्म में तो सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है और इसीलिए सेफ्टी सबसे पहला सोच में होना चाहिए, कि आप कितना रिस्क अपना बेस्ट मैनेज कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, बॉन्ड या बॉन्ड इन्वेस्टिंग में ड्यूरेशन तो अभी हमें बहुत फायदेमंद नहीं लग रहा है, तो कम ड्यूरेशन रख के, कम इंटरेस्ट रेट रिस्क रख के हाई क्वालिटी बॉन्ड अभी के लिए अच्छे लग रहे हैं, प्रोवाइडेड आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। इंडिया का फंडामेंटल मैक्रो काफ़ी स्ट्रांग है, तो हो सकता है आरबीआई को 50-75 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक करने पड़े अगले 1-1.5 साल के अंदर, पर उसके बाद स्टेबिलिटी हो जानी चाहिए। पर देखना पड़ेगा ये साइकिल कितनी लंबी चलेगी, अनसर्टेनिटी की साइकिल जो चल रही है, तो अभी के लिए तो सेफ्टी बेस्ट है। और एक एसेट एलोकेशन टेबल में इसीलिए फिक्स्ड इनकम का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ प्रो ग्रोथ एसेट्स हैं, तो वॉलेटाइल पीरियड्स में आपका कंबाइंड रिटर्न थोड़ा सफ़र कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास काउंटर सिक्लिकल एसेट्स हैं, जैसे क्वालिटी फिक्स्ड इनकम होता है, तो थोड़ी स्टेबिलिटी आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स में भी आ सकती है। इसलिए रिस्क प्रोफाइल डाइवर्सिफिकेशन भी ज़रूरी है, सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न चेंज नहीं करना चाहिए एसेट एलोकेशन टेबल में। 5 साल में इश्यूअर बेस भी डाइवर्सिफाई होगा और इन्वेस्टर बेस भी और डाइवर्सिफाई होगा, और जैसे बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, म्यूचुअल फंड की ग्रोथ है, एफपीआई पार्टिसिपेशन है, ये सब हमें लगता है 5 से 10 साल के बीच में बढ़ता ही जाएगा। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप इंडियन कंपनीज को देखें, सरकार को देखें, तब तो बॉन्ड फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत बढ़ती ही जाएगी, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक एक्टिव डीप गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हो, और ये हमें लगता है कि ये प्रोग्रेशन इंडिया में भी होता ही रहे। फेयर पॉइंट। सुरेश, बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए और बॉन्ड स्ट्रीट पर यहाँ पर आने के लिए। अप्रिशिएट योर टाइम। शुक्रिया।